हेलो बच्चों, वेलकम टू आंचल की पाठशाला। तो ये है क्लास 2, क्लास फर्स्ट जो है वो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया है। उसमें मैंने एनसीईआरटी सोशल साइंस में ज्योग्राफी का लेसन फर्स्ट एंड लेसन सेकेंड को कवर किया है और इस क्लास में हम लेसन 3 एंड 4 को कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं पहले वाले वीडियोस में भी बताया है मैंने, और इस वीडियो में मैं फिर से बता रही हूँ कि ये जो क्लास है वो एनसीईआरटी सोशल साइंस ज्योग्राफी का क्लास 6 का है। ये इसके बाद हम 7, 8 ऐसे तक पढ़ेंगे, हिस्ट्री पॉलिटिक्स सब कुछ पढ़ेंगे। तो पहले मैं ज्योग्राफी का जो सिलेबस है क्लास 6 का उसका पूरा कवर कर रही हूँ। एनसीईआरटी आपका सब जगह ही प्रेफर होता है, सब जगह आता है। जैसे आप सीटेट को देखें, यूपी टेट, आर टेट, सुपर टेट और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उसमें एनसीईआरटी जो है पूछता ही पूछता है। तो ये आपका हर तरीके से हेल्प करेगा। आप किसी भी एग्जाम्स में आप अगर प्रिपरेशंस कर रहे हो तो उसके लिए ये काफी आपको हेल्प करने वाला है। सीटेट तो हमें पता ही है कि वो एनसीईआरटी ही है। एनसीईआरटी और पेडागोजिस के अलावा सीटेट में और देता ही क्या है। ठीक है, तो फटाफट से हम आगे बढ़ेंगे और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आपके लिए। नोट्स बनाने में, वीडियोस बनाने में, अपलोड करने में काफी ज्यादा टाइम लगता है। तो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ आपके लिए, सो आप भी मुझे मोटिवेट करें, वो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज का जो लेसन है थर्ड, वो है पृथ्वी की गतियां, और फोर्थ लेसन जो है वो है मानचित्र। ये दोनों लेसन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, और अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम लगता है तो मैं लाइव क्लासेस अभी नहीं लेती हूँ, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है। फिर वो चीजें इंप्रूव हो जाएंगी धीरे धीरे, तो मैं लाइव क्लासेस भी लूंगी। और तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बोल सकते हो कि आपको क्या कुछ समझ में नहीं आता या आपको कुछ प्रॉब्लम लगती है। किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट्स कर सकते हो, मैं जरूर आपको रिप्लाई दूंगी और उस चीज पे काम करने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो पृथ्वी की गतियों के बारे में हम आज पढ़ेंगे। पृथ्वी की जो गति है वो दो प्रकार की होती है। पहला होता है आपका घूर्णन और दूसरा होता है आपका परिक्रमण। अब घूर्णन गति क्या होती है और परिक्रमण गति क्या होती है? सिंपली आप समझिए कि जो पृथ्वी है जब वो अपने अक्ष पे घूमती है तो उसे हम घूर्णन कहते हैं, और वही पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण मतलब क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना। और घूर्णन मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है। ठीक है, तो घूर्णन क्या है? पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो घूर्णन, और पृथ्वी जब सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही होती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। समझ में आया? दूसरी चीज, पृथ्वी अपने अक्ष पे जो चक्कर लगाती है तो वो कितना उसको समय लगता है चक्कर लगाने में? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट का टाइम लगता है, जिसको हम 24 घंटे सिंपली कह देते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है अपने अक्ष पे। घूर्णन के इसी टाइम को क्या कहते हैं? पृथ्वी दिन कहा जाता है, पृथ्वी की दैनिक गति। इसको पृथ्वी की दैनिक गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए, पृथ्वी जो है 24 घंटे में एक चक्कर लगा रही है, और इसी चक्कर के कारण ही हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होता है। तो दिन और रात किस वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। दिन और रात किस वजह से होता है? पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो ये तो डेली होता है, मतलब 24 घंटा है, उसमें 12 घंटे का आपका दिन होता है और 12 घंटे की रात होती है। तो ये तो दैनिक क्रिया है ना, डेली ये प्रोसेस होता रहता है, इसीलिए हम इसको दैनिक गति कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि दिन और रात का होना किस कारण से है, तो वो है घूर्णन के कारण, कि जो सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर लगाती है उसी को हम परिक्रमण कहते हैं। अब पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में तो 24 घंटे का टाइम लगता है, लेकिन पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना टाइम लगता है? तो 365 दिन।
1/4 जो यहाँ पे लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इसका मतलब है 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे का वक्त लगता है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में। यही जो 6 घंटे है, इसको हम ऐसे नॉर्मली मेंशन नहीं करते हैं। हम नॉर्मली कहते हैं कि पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में 365 दिन का वक्त लगता है। 6 घंटे जो है वो 4 साल बाद, यही 6 घंटे 4 साल बाद एक दिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। 6 घंटे 24 घंटे में बदल जाते हैं 4 साल बाद, जो कि फरवरी के महीने में आपका जो 29 महीने का फरवरी होता है, 4 साल बाद मतलब प्रत्येक 4 वर्ष बाद में फरवरी जो है वो 29 महीने की होती है, वो इसी वजह से होती है। ठीक है, और इसको हम लीप वर्ष कहते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन हो जाते हैं उसको हम लीप वर्ष कहते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि घूर्णन क्या होता है, परिक्रमण क्या होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमने में कितना वक्त लेती है और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में कितना वक्त लेती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी हुई है। हमेशा याद रखिएगा, पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री झुकी है अपने अक्ष पे, और ऐसे ही वो चक्कर काटती रहती है ना। इसी वजह से दिन और रात होता है, मौसम बदलते रहते हैं। मौसम का जो बदलना है उसका यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये जो 23.5 डिग्री आपकी पृथ्वी झुकी हुई है, इसका मौसम में बदलने में बहुत बड़ा रोल होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी डिग्री झुकी है, 23.5 डिग्री। पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर कितने डिग्री का कोण बनाती है, 66.5 डिग्री का। ठीक है, ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे ये इमेज, ये है आपका प्रदीप्ति वृत्त जो दिन और रात को विभाजित कर रही है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका रात है और ये वाला हिस्सा दिन है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है। यहाँ पे आपको उजाला दिख रहा है, यहाँ पे आपको अंधेरा दिख रहा है। तो दिन और रात को विभाजित कर रही है कौन, प्रदीप्ति वृत्त। आगे बढ़ेंगे, अब हम देखेंगे दिन और रात होते कैसे हैं, यही मैं आपको समझाना चाह रही थी। तो ये हमें समझना पड़ेगा। देखिए, पृथ्वी जो है वो घूर्णन करती है, हमें पता, ये आप देखिए ये 23.5 डिग्री झुकी हुई है हमारी पृथ्वी। पृथ्वी जो है घूर्णन करती है, मतलब अपने अक्ष पे घूमती रहती है ना। तो अपने अक्ष पे जब पृथ्वी घूमती रहती है तो इसको हम घूर्णन कहते हैं, और इसी घूर्णन के कारण ही पृथ्वी जो अपने अक्ष पे घूम रही है, इसी वजह से ही दिन और रात होता है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, मतलब पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने में, एक चक्कर लगाने में 24 घंटे का वक्त लगता है। और यही प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है, मतलब डेली ये होता है। तो डेली तो होता है ना, सुबह भी रोज होता है, शाम भी रोज होता है, क्योंकि ये दैनिक गति है। तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण क्या होता है, दिन और रात होता है। दूसरी चीज, पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही क्या होता है, पृथ्वी जब घूमती रहती है ना, तो उसी के कारण जो समुद्र है, समुद्र का जो जल है वो उछाल होता है, मतलब छलकने लगता है। समुद्र का जल जो है छलकने लगता है, जिसको हम ज्वार भाटा कह देते हैं, है ना। उसमें चंद्रमा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। दूसरी चीज कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही पृथ्वी पर हवाओं का एक झटका महसूस होता है। पृथ्वी जब घूमती है तो हवाओं का एक झटका महसूस होता है, हमें हवाओं का एक झटका फील होता है। इसे हम कोरियोलिस बल भी कहते हैं, कोरियोलिस बल भी कहते हैं, है ना। अब दिन और रात का होना तो हमें पता चल गया कि पृथ्वी अपने अक्ष पे जो घूम रही है उसी वजह से दिन और रात का होना है। अब इसी चीज को अगर मैं एक एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाऊं तो आप इजीली समझ पाओगे, है ना। और सबसे पहले आप यहाँ पे देखो कि ये आपका सन है और ये आपकी पृथ्वी है ना। अब ये जो सन है, इसकी जो रोशनी आप देख रहे हो, ये इस हिस्से पे पड़ रही है, जो इसके पृथ्वी जो है
पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य की रोशनी पृथ्वी के जिस हिस्से पे पड़ी है वहां पे आप देख रहे हैं उजाला है, और जिस हिस्से पे नहीं पड़ी है वहां पे आपको अंधेरा दिख रहा है। तो ये वाला जो हिस्सा है सामने वाला, जहां पे आपको उजाला दिख रहा है, ये वाला, इस पे दिन है, और ये वाला हिस्सा आपका रात है। और पृथ्वी रोटेट होती रहती है, और यही पृथ्वी घूमते 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 अपने अक्ष पे घूमते 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 इधर आ जाएगी। तो ये वाला हिस्सा पीछे चला जाएगा और ये वाला हिस्सा आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे तब दिन हो जाएगा और यहाँ पे रात हो जाएगी। और इसको हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। चलिए एक वीडियो देखते हैं जो मैंने बनाया है इसके ऊपर। तो ये है पृथ्वी का घूर्णन। ये इमेज जो आप देख पा रहे हो, ये वाला इमेज, ये आपका है घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है, उसको हम घूर्णन कहते हैं। 23.5 डिग्री जो है पृथ्वी झुकी हुई है, और ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल, यानी कि ये वाला जो है ये आपका उत्तरी ध्रुव है, और नीचे वाला जो आपका है ये आपका दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, तो पृथ्वी जब रोटेट करती है उसे हम घूर्णन कहते हैं, जिसकी वजह से दिन और रात होता है, ज्वार भाटे आते हैं। अब इस इमेज में अगर आप देखें तो ये आपका सन है, और ये जो अर्थ है, ये जो पृथ्वी है, ये सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है। सूर्य के चारों तरफ ये घूम रही है ना। तो इसको हम परिक्रमण बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम परिक्रमण कहते हैं, जिसकी वजह से मौसम में परिवर्तन होते हैं। तो इसको हम यहाँ पे समझेंगे। ये है, मैंने मोमबत्ती लिया है जिसको हम सूर्य मान लेते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास एक आलू है और इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं। वैसे मुझे बॉल चाहिए था बट मिला नहीं, तो मैंने इसी से जुगाड़ कर लिया, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे मेंशन किया, ए लिखा है और इधर एक शहर बी लिखा है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी है। तो घूर्णन क्या होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमती है तो वो घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे जब घूमती है तो वो घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। अब दिन रात का होना घूर्णन की वजह से होता है, ये हमें पता है। अब पृथ्वी जब ऐसे घूम रही है तो आप देखेंगे सूर्य की रोशनी पे ये ए वाला जो हिस्सा है, ए वाला जो शहर देश पड़ रहा है, गोलार्ध पड़ रहा है, यहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है ना। और ये जो पीछे वाला हिस्सा है, यहाँ पे अंधेरा है। तो जहाँ पे उजाला पड़ रहा है, जहाँ पे सूर्य की रोशनी पड़ रही है, वहाँ पे दिन होगा। लेकिन इसके विपरीत जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं पड़ रही है, वहाँ पे क्या होगा, रात हो जाएगा। ठीक इसी तरह पृथ्वी जब घूर्णन करेगी, ऐसे ऐसे घूमेगी, अभी आप देखेंगे वो ए वाला हिस्सा पीछे चला गया, अभी बी वाले हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, तो यहाँ पे अब दिन हो गया, और जो ए वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या हो गई, रात हो गया। इसी तरीके से ये प्रक्रिया जो है वो दैनिक चलता है, डेली चलता है, और डेली जो है हम दिन रात को देख पाते हैं। इसी तरीके से जब वो सूर्य की परिक्रमा करती है 365 दिन में, तो उससे क्या होते हैं, मौसम में परिवर्तन होता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया होगा उस वीडियो से। फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हमने घूर्णन तो समझा, हम परिक्रमण भी थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। हमें ये तो पता चला कि परिक्रमण जो है, सूर्य जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे हम परिक्रमण कहते हैं। परिक्रमण की वजह से क्या क्या होता है, पृथ्वी जब अपने अक्ष पे घूमी तो उसकी वजह से दिन और रात हुआ, ज्वार भाटे आए, है ना। अब वही पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उससे भी तो कुछ होगा ही ना। उससे क्या होता है, मौसम बदलते हैं। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना 365 दिन में
वो क्या होता है, आपके मौसम चेंज होते हैं, आप देखते हैं ठंडी आती है, फिर गर्मी आती है, फिर बारिश का मौसम हो जाता है। तो वो किस वजह से होता है, और ये डेली तो नहीं होता, डेली नहीं होता, इसका एक टाइम है ना, कि 3 महीने गर्मी पड़ रही है, 4 महीने ठंडी पड़ रही है, जो भी है। तो मौसम का बदलना जो है वो पृथ्वी जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती उसी वजह से होता है। तो आपको याद रखना है कि दिन और रात का होना घूर्णन की वजह से है, मौसम का बदलना परिक्रमण की वजह से है। दूसरी बात कि अगर मौसम बदलेगा तो दिन और रात की अवधि भी तो घटेगी और बढ़ेगी। जैसे ठंडी के टाइम पे क्या होता है, जब ठंड का मौसम होता है तो रातें बड़ी हो जाती हैं और दिन छोटा हो जाता है। वही जब गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के दिन में दिन बड़ा हो जाता है और रात छोटी हो जाती है ना। तो मौसम बदला तो दिन और रात की अवधि भी घटी बढ़ी। तो इससे हमें यह भी पता चलता है कि दिन और रात का छोटा और बड़ा होना भी किस पे निर्भर करता है, परिक्रमण पे। इस बात का ध्यान रखिए कि दिन रात का होना तो घूर्णन है, लेकिन दिन रात का बड़ा और छोटा होना परिक्रमण है। तो मौसम का जो बदलना है वो दो रीजन से होता है। पहली कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, और दूसरा कि पृथ्वी का जो झुकाव है वो 23.5 डिग्री है। पृथ्वी का जो झुकाव है 23.5 डिग्री है। यही तो कारण है जिसकी वजह से मौसम बदलते हैं। तो परिक्रमण से क्या क्या होता है, मौसम बदलता है, दिन और रात का छोटा बड़ा होना भी इसी की वजह से होता है, और तीसरा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात जो आपके ध्रुवों पे होती है वो भी इसी की वजह से होती है, जो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है, परिक्रमण की वजह से। सिंपल। तो आपको घूर्णन समझ में आया, परिक्रमण समझ में आया। दिन रात का होना घूर्णन, ज्वार भाटे का आना घूर्णन, मौसम का बदलना परिक्रमण, दिन और रात का छोटा बड़ा होना परिक्रमण, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात ध्रुवों पर होना परिक्रमण। सिंपल। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आर्यभट्ट के बारे में, आर्यभट्ट कौन है, आर्यभट्ट जो है वो एक खगोल शास्त्री हैं, और जो आर्यभट्ट हैं उन्होंने ये बताया था कि हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है। आर्यभट्ट ने हमें बताया कि पृथ्वी जो है गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात, और परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन, वही मौसम जो बदलता है वही चीज है, ये मैंने बता दिया है ना। आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को यहाँ पे देखेंगे। 21 जून को क्या होता है, सूर्य की जो किरण होती है, 21 जून को सूर्य की जो किरण होती है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। कर्क रेखा और मकर रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है, बहुत अच्छे से समझा करके डायग्राम बना करके आपको बताया है सब कुछ। आप वहां पे जाकर के देख पाओगे तो आपको कर्क और मकर रेखा समझ में आएगी। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री कर्क रेखा, दक्षिणी गोलार्ध 23.5 डिग्री मकर रेखा पड़ता है, और ग्लोब के बीचों बीच खींची जाने वाली रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसको हम 0 डिग्री में मापते हैं, है ना। तो 21 जून को सूर्य की जो किरण है वो कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, मतलब उत्तरी गोलार्ध के कर्क रेखा पर सीधी पड़ता है, और इसी वजह से इन क्षेत्रों में क्या होती है, उष्मा अधिक होती है। उष्मा मतलब गर्मी अधिक होती है, इसीलिए 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। क्योंकि हमें ये तो सिंपली पता है कि गर्मियों के टाइम पे जो दिन होता है वो बड़ा होता है और जो रात होती है वो छोटी होती है। तो 21 जून को सूर्य की किरण किस पे सीधी पड़ती है, कर्क रेखा पर, और इसी वजह से वहां पे उष्मा अधिक होती है, गर्मी अधिक होती है, इसी वजह से वहां पे दिन बड़ा होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में दिन बड़ा होता है उत्तरी गोलार्ध में, और रात जो है वो छोटी होती है, और इस अवस्था को क्या कहते हैं, उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है। और 22 दिसंबर, जबकि हमारे यहाँ पे सर्दियां पड़ती हैं, मतलब भारत में, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। कहां पे, मकर रेखा, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पे सूर्य की किरण सीधी पड़ती है।
इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में वहां पे क्या होता है, लंबा दिन होता है और छोटी रात होती है, और ग्रीष्म ऋतु वहां पे होती है। जबकि हमारे यहाँ पे हम तो कर्क रेखा कहाँ है, कर्क रेखा जो है वो भारत के बीचों बीच से जाती है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो हमारे यहाँ 22 दिसंबर को क्या होता है, ठंड का मौसम होता है। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में उस समय क्या होता है कि ग्रीष्म ऋतु होती है ना, क्योंकि मकर रेखा आपकी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ती है, तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु होती है। और पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहते हैं, दक्षिण अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में, हमारे यहाँ अगर हम अपने भारत को देखें तो हमारे यहाँ जो है वो क्रिसमस कब मनाया जाता है, हमारे यहाँ जो क्रिसमस है वो ठंडी में पड़ता है, दिसंबर का महीना ठंड होता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि उस टाइम पे ग्रीष्म ऋतु होती है, मतलब वहां पे जो क्रिसमस है वो गर्मी में मनाया जाता है। आगे देखेंगे 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, सूर्य की किरणें जो है वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर दिन और रात जो है क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि बीचों बीच पड़ रहा है। सूर्य की किरणें क्या है, आप जो विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री पे है, जो बीचों बीच से देखा जा रही है ग्लोब के या पृथ्वी के, वहां पे सूर्य की किरणें क्या होता है, सीधी पड़ती हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि वहां पे, इसलिए पूरी पृथ्वी पे दिन और रात उस टाइम बराबर होते हैं। तो दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को, और इसे हम विषुव कहते हैं। अब आते हैं 23 सितंबर और ये 21 मार्च, इसी चीज को 23 सितंबर को क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होता है। और 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में शरद ऋतु, इसी का अपोजिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु है, कब, 23 सितंबर को। लेकिन 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु है, अपोजिट होता है एक दूसरे के। ये डेट्स आपको याद रखनी है कि सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात कब होती है, 21 जून को, जब कर्क रेखा पर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। 22 दिसंबर को मकर रेखा पे जब सीधे पड़ती है, तो वहां पे सबसे लंबा दिन सबसे छोटी रात होती है, जिसको हम दक्षिण अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का पर्व कब मनाया जाता है, ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर को। उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु कब होती है, 23 सितंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु कब होती है, 23 सितंबर को। ये आपको याद रख, वो लेसन जो है वो आपका खत्म हो गया, और आई होप आपको वो समझ में आया होगा। बाकी कुछ भी कंफ्यूजन रह गया तो आप कमेंट्स करके मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आएंगे, जो हमारा 4th लेसन है वो है मानचित्र, मैप। और एक चीज आप देखिए, सीटेट की अगर मैं बात करूं तो सीटेट में जो मैप वाला क्वेश्चन है वो ईवीएस में हर बार मुझे लगता है कि 1 से 2 नंबर, 1 नंबर तो फिक्स है, 1 नंबर उसमें फिक्स है। तो ये आपका ईवीएस में भी हेल्प करेगा, ये वाला चैप्टर सोशल साइंस में तो करेगा ही करेगा, प्लस ईवीएस में भी करेगा। ओके, यहां पे देखेंगे हम कि भौतिक मानचित्र क्या होता है। भौतिक, या फिर इसी को हम कहते हैं उच्चावच मानचित्र। तो जिस मानचित्र में हमें पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सब चीजों को दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं उसको हम भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं, जो हमें प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाते हैं। मतलब जैसे आपके होते हैं ना, अलग अलग मानचित्र होते हैं, जैसे भौतिक स्वरूप को दर्शा रहे हैं, राजनीतिक मानचित्र होते हैं। तो उसी तरीके से नाम दिया गया है कि भौतिक मानचित्र क्या है, जिसमें आपके पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, इन सब सारी चीजों को दर्शाया जाता है। ऐसे मानचित्रों को भौतिक या फिर उच्चावच मानचित्र कहते हैं। दूसरी चीज है राजनीतिक मानचित्र। क्या होता है, जिन मानचित्रों में राज्यों, नगरों, शहरों और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। आप वीडियोस को रोक करके नोट्स भी खुद का बना लीजिए, वो ज्यादा बेटर है।
आप खुद से जब पढ़ेंगे, खुद से लिखेंगे, तो वो आपको जो है वो 50 से 55% वो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे। फिर जस्ट आप रिवीजन करेंगे, फिर आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। नोट्स बनाने के यही फायदे हैं। थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र क्या होता है? जो आपका सड़क मानचित्र है, या वर्षा मानचित्र है, या वन या उद्योगों आदि के विवरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं, उसको हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। थीमेटिक मानचित्र में सड़क मानचित्र होता है, वर्षा मानचित्र होता है, वन उद्योग आदि के विवरण दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं। और मानचित्र के कितने घटक हैं? मानचित्र के 3 घटक हैं। कितने? 3। पहला है दूरी, दिशा और प्रतीक। आपका ये डिस्टेंस हो गया, डायरेक्शन एंड सिंबल। दूरी क्या है? मानचित्र क्या है? एक आरेखन है कि पूरे विश्व या उसके एक, चाहे आपको पूरा विश्व दिखाना हो या भी विश्व के किसी छोटे भाग को दिखाना हो, तो उसको हम एक कागज के पन्ने पर दर्शाते हैं, बनाते हैं। मतलब एक हम ये समझते हैं कि हाँ, हमने ये माना कि ये ऑस्ट्रेलिया है, ये एशिया महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये हमने उस पन्ने पे समझा है। हम वहां पे दूरी मेंशन करते हैं, जिससे हम चीजों को समझते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो पैमाना क्या होता है? पैमाना पैमाना आपका है जो स्थल पर वास्तविक दूरी है। स्थल पर जो वास्तविक दूरी है, चाहे वो 1000 किलोमीटर हो, 2000 किलोमीटर हो, तो स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाए गए दूरी, मानचित्र पर दिखाए गए दूरी के बीच का अनुपात क्या होता है? पैमाना। मतलब जो स्थल की दूरी है, वास्तविक जो स्थल की दूरी है और मानचित्र पर जो दिखाई गई दूरी है, उसके बीच का अनुपात होता है। जैसे मानचित्र का 1 सेंटीमीटर बराबर स्थल का 5 किलोमीटर, क्योंकि हमारा स्थल बड़ा है काफी, और जो जिसपे हम मानचित्र बना रहे हैं वो तो एक छोटा सा पन्ना है, छोटा सा कागज है जिसपे हम उसको दर्शा रहे हैं। तो हम उस पे 5 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर कहाँ, कितनी लंबी लाइन खींचेंगे, कितना बड़ा बनाएंगे। तो हमने एक पैमाना मान लिया कि मानचित्र पर हम 1 सेंटीमीटर लिखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि स्थल पर ये 5 किलोमीटर है ना। तो ये पैमाना आपको पता होना चाहिए, क्योंकि मैथ्स आते हैं लगाने को ईवीएस में, इसका यूज करके ही मैथ लगता है। बाकी प्रीवियस ईयर जब हम करेंगे ईवीएस का, तो वहां पे इस चीज को कवर कर लिया जाएगा। ये जो, जैसे कि एक सिंपल सा चीज समझिए, अभी यहाँ पे 1 सेंटीमीटर और स्थल का 5 किलोमीटर है ना। तो जैसे कि आपका एक विद्यालय है, यहाँ पे जैसे आपका ये स्कूल है, ठीक है। आपका जो स्कूल है, आपके घर से, आपका जो ये घर है ना। चलिए खिड़की भी बना, दरवाजा बना देती हूँ, खिड़की भी बना देती हूँ आपके घर का। बहुत अच्छा लग रहा है। ये आपका घर है, होम है, और ये आपका स्कूल है ना। तो आपके स्कूल और आपके घर के जो बीच की दूरी है वो कितनी है? 10 किलोमीटर है। आपके स्कूल से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है। तो ये मानचित्र पे कितना होगा? अगर इसी चीज को, क्योंकि ये तो स्थल पे है ना 10 किलोमीटर, इसी चीज को अगर आपको मानचित्र पे दिखाना, जैसे हमने यहाँ पे समझा कि मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर बराबर स्थल का 5 किलोमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर का 5 किलोमीटर। तो अभी यहाँ पे कितना है? 10 किलोमीटर है। तो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर है, तो ये मैप पे कितना होगा? ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 5 किलोमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर में 10 किलोमीटर हो गया। ये तो हो गया, मतलब आपको स्कूल से घर की दूरी, घर से मंदिर की दूरी, इन चीजों को बताए। लेकिन जब हम बड़े क्षेत्रफल की बात करते हैं, मतलब अभी स्कूल और घर का जो दूरी है वो बहुत बड़ा क्षेत्रफल थोड़ी है। जब हम बड़े क्षेत्रफल को दिखाते हैं,
बड़े क्षेत्रफल को जब हम दिखा रहे होते हैं, जैसे कि हम किसी महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाना होता है हमें, जैसे एशिया महाद्वीप को दिखा रहे हैं, अफ्रीका महाद्वीप को दिखा रहे हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को दिखा रहे हैं, या फिर देशों को दिखा रहे हैं कि हम भारत दिखा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया दिखा रहे हैं, स्विट्जरलैंड दिखा रहे हैं। तो जब हम महाद्वीप या देश को कागज पर दिखाते हैं, क्योंकि इनका क्षेत्रफल ज्यादा है, तब हम लोग छोटे पैमाने यूज करते हैं। छोटा पैमाना क्या होता है, इसे छोटे पैमाने वाला मानचित्र। छोटा पैमाना क्या होता है, मानचित्र का 5 सेंटीमीटर स्थल का 500 किलोमीटर होता है। क्योंकि वहां पे क्या था, यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं दिखा है, इसलिए 1 सेंटीमीटर का 5 किलोमीटर मान लिया। लेकिन यहाँ पे तो महाद्वीप और देशों की बात कर रहे हैं ना, तो इसीलिए मानचित्र का 5 सेंटीमीटर मतलब स्थल का 500 किलोमीटर। हमने एक लाइन खींची, ठीक, ये जो 1 मिनट, और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी। अब ये वाला जो ऊपर वाला है, ये हमेशा, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इसमें बता रही हूं, हमेशा इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर होता है ये हमेशा आपका होता है उत्तर दिशा, ठीक है, यानी कि नॉर्थ। और जो नीचे वाला होता है वो हमेशा आपका होता है दक्षिण दिशा, यानी आपका साउथ। और ये वाला जो है ये हमेशा आपका होता है पूर्व दिशा, यानी कि ईस्ट। और आपके लेफ्ट में हो जाता है पश्चिम दिशा, यानी कि वेस्ट। हमेशा सिंपल समझिए, हमेशा उत्तर वाला जो भाग होता है, ऊपर वाला, ये हमेशा उत्तर होता है, नीचे वाला उसके अपोजिट जस्ट आपका दक्षिण हो जाएगा। ये पूर्व और ये पश्चिम में है। जैसे आप इंडिया का मैप देखते हैं, चाहे आप वर्ल्ड मैप देखते हैं, आप कोई भी मैप देखिए, उस मैप में, जैसे सिंपली समझने के लिए मैं बता रही हूँ, आप इंडिया का मैप देखते हो तो उसमें जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये जो मैप बना होता है इंडिया का मैप जैसे आप बनाते हो, जो ऊपर वाला ये हिस्सा होता है, ये आपका हिमालय होता है ना, ये उत्तर दिशा होता है, ये उत्तर होता है। तो हमें पता है कि हमारा हिमालय कहाँ है, उत्तर में है, क्योंकि ऊपर वाला जो हिस्सा है हमेशा उत्तर होता है, जबकि दक्षिण हमेशा, इंडिया के मैप में आप देखो, सिंपली इंडिया का मैप इसीलिए क्योंकि ये आपने देखा ही होगा, तो जो नीचे वाला होता है वो हमेशा दक्षिण होता है। जो आपका चेन्नई, केरला, ये सब आते हैं, ये साउथ है ना। आप पश्चिम में जाओगे, आपको राजस्थान, ये सब चीजें आपको पश्चिम में मिल जाती हैं। फिर पूर्व दिशा, तो ये आपको पता है। अब एक चीज और बताते हैं, ये आपको 4 दिशाएं पता चल गई। एक लाइन हम यहां से खींचते हैं, एक लाइन यहां से, है ना। अब ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ये 4 दिशाएं हो गई। अभी जब आपको क्वेश्चंस दिया जाता है तो आपको क्वेश्चंस में देते हैं कि वो दक्षिण पूर्व दिशा में गया, फिर वहां से वो उत्तर पूर्व में गया, तो आप कैसे समझोगे उसको। तो ये आपका उत्तर है और ये आपका पूर्व है, इसके बीच का जो दिशा होगा ये आपका हो जाएगा उत्तर पूर्व। ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर है और ये पूर्व है, इसके बीच वाला उत्तर पूर्व, ठीक। ये दक्षिण है और ये पूर्व है, तो इसके बीच वाला दक्षिण पूर्व दिशा होता है। और उसके बाद ये दक्षिण है और ये पश्चिम है, तो इसके बीच वाला जो ये वाला दिशा होगा वो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। फिर ये पश्चिम है और ये उत्तर है, तो ये जो है वो हो जाएगा उत्तर पश्चिम। ये है आपका दिशा, ये आपको पता होना चाहिए। आप खुद से बना लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, बहुत सुंदर नहीं मेरा, लेकिन समझने के लिए काफी है। आगे आएंगे, हमने दूरी पढ़ ली, दिशा पढ़ लिया, अब हम प्रतीक, सिंबल के बारे में समझेंगे।
मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम ऋण प्रतीक कहते हैं। मानचित्रों की अपनी एक भाषा होती है और ये जरूरी भी है, क्योंकि अगर मानचित्र की अपनी एक भाषा नहीं होगी तो प्रॉब्लम होगा ना। जैसे कि हम हर क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, और ना ही जैसे हम हिंदी जान रहे हैं, इंग्लिश जान रहे हैं और मराठी जान रहे हैं, मान लीजिए हम 2-3 लैंग्वेज जान भी रहे हैं, लेकिन मैप क्या सिर्फ हम अपने लिए बनाएंगे? मानचित्र हम क्या अपने लिए बना रहे? नहीं, मानचित्र ऐसा है जो सबको समझ में आए। भले आपको उस क्षेत्र की भाषा नहीं आती हो, लेकिन मानचित्र एक ऐसी चीज है जो कि हर किसी को समझ में आता है। अगर उसने मानचित्र की भाषा को समझा है तो उसको किसी लैंग्वेज को समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मानचित्रों की अपनी एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे हम ऋण प्रतीक कहते हैं। ठीक है, जैसे नीला रंग, जहां पे भी आपको जैसे मानचित्र में आप देख रहे हो या वर्ल्ड मैप आप जब देख रहे हो, वहां पे नीला रंग आपको मेंशन होता है, दिखता है। वो क्या होता है? वो पानी होता है। वो क्या होता है? पानी, जलाशय। इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे यहाँ पे पानी है, यहाँ पे पानी है। तो क्या ये कोई भाषा है? वो जो ब्लू कलर का सिंबल हमें दिख रहा है वो कोई भाषा नहीं है ना, कि हमें अगर इंग्लिश नहीं आती तो हम मैप नहीं समझ सकते। हमें इंग्लिश ना आए, हिंदी ना आए, कुछ ना आए, हमने अगर मैप की भाषा समझी है कि ब्लू रंग जो नीला है वो जलाशय को बताता है, भूरा रंग मतलब पर्वत के बारे में बता रहा है, पीला रंग यानी पठारों के बारे में बता रहा है, और हरा रंग मैदानों को दर्शा रहा है ना। तो ये एक सिंबल है जो कि ऐसा बनाया गया ताकि हर किसी को ये समझ में आए, किसी को दिक्कत ना। जैसे अब यहाँ पे कुछ प्रतीक है, कुछ सिंबल है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो किसी भी मानचित्र पर जो वास्तविक आकार होता है, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे पक्की कच्ची सड़क है, तालाब है, कुआं है, तो इसका जो वास्तविक आकार है या प्रकार है, जो आकृतियां हैं इसकी, जैसे भवन है, सड़क है, पुल है, वृक्ष है, रेल है, कुएं है, ये सब दिखाना संभव नहीं है वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप में दिखाना संभव है क्या? इस पे हम खूब इतना बड़ा सा कुआं एकदम वास्तविक जैसा वो है रख करके समझा पाएंगे? नहीं रख के समझा पाएंगे। इसीलिए इन निश्चित अक्षरों, रंगों, चित्रों, इन सब के माध्यम से हम इसका उपयोग करके हम ये चीजें बताते हैं कि ये यहाँ पे कुआं है, यहाँ पे तालाब है, यहाँ पे समुद्र है ना। जैसे आप रेलवे लाइन का देखेंगे, यहाँ पे जो सिंबल बनाया गया है, ये देखिए, ये रेलवे लाइन का सिंबल है, और ये आपका मीटर लाइन का, ये रेलवे स्टेशन का है। ये आपकी पक्की सड़क है और ये आपकी कच्ची सड़क है ना। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है, और ये राज्य, और ये जिला। इसके बाद आप देखिए, यहाँ पे आपको नदी दिख रहा है, ये नदी है, आप ये कुआं, ये तालाब, ये नहर और ये पुल। ये आपका मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। ये आपका पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, पीटीओ पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पीएस पुलिस स्टेशन। फिर है आपकी ये बस्ती और ये कब्रिस्तान, ये है आपके पेड़ और ये आपके घास। तो ये सिंबल होते हैं, ये प्रतीक होते हैं, इससे हम समझ पाते हैं चीजों को। किसी छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। कोई छोटा क्षेत्र है, उसको जब हम बड़े पैमाने पे दिखाते हैं उसको हम खाका बोलते हैं। तो आज की क्लास में यही था, हमने मानचित्र पढ़ा और पढ़ा पृथ्वी की गतियां। अब हम आगे वाले लेसन में 2 लेसन और कवर करेंगे। इसके बाद आपका जो क्लास 6 की ज्योग्राफी है ये आपकी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम क्लास 6 की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। इसके बाद हम जो पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स है उसको पढ़ेंगे। 6 का पूरा सोशल स्टडीज जो है वो फिनिश हो जाएगा, फिर हम 7th पे आएंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कर दीजिए मुझे, और ऐसे ही आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाती रहूं। और तब तक मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए।